हेलो स्टूडेंट। आज हम सोलिस्टिस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण पॉइंट हैं: समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस एवं इक्विनॉक्स। आज इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरी गोलार्ध में जहाँ पर मेरा प्यारा भारत देश स्थित है, आज यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा, अर्थात दिन की कुल अवधि 10 घंटे 41 मिनट होगा। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन की कुल अवधि 13 घंटे 19 मिनट का होगा। तो चलते हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस समय अवधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो देखते हैं कि भारत में महत्वपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर अर्थात जंतर मंतर के नाम से जाने जाने वाला यह खगोल केंद्र जो हमें इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो चलते हैं अपने इस महत्वपूर्ण विषय की ओर। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो जंतर मंतर के नाम से पहचान एक खगोल केंद्र है जो भारत में 5 शहरों में स्थापित किया गया है, जो हमें खगोलिक ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय 1688 से लेकर 1743 तक इनका महत्वपूर्ण शासनकाल रहा है। भारतीय इतिहास में उन गिने चुने शासकों में से एक थे जो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ वह एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ, इसके साथ साथ वो वास्तुकार भी थे। वे जयपुर के कछवाहा राजवंश से थे। उनका ताल्लुक कछवाहा राजवंश से था। तो सवाई इनका नाम क्यों पड़ा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। सवाई की उपाधि उनका मूल नाम जय सिंह था। इनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई से प्रभावित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें सवाई की उपाधि दी थी। इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दूसरों से सवा गुना यानी 1.25 गुना बेहतर हो। तब से जयपुर के राजाओं के नाम के आगे सवाई लगने लगा। जयपुर शहर के संस्थापक सवाई जयसिंह ने ही 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। विज्ञान और खगोल विज्ञान में योगदान जय सिंह की सबसे बड़ी रुचि खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में थी। उन्होंने महसूस किया कि उस समय के खगोली चार्ट सटीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने जीज मोहम्मद शाही नामक सारणी टेबल, जिसको हम टेबुलेशन कहते हैं, तैयार करवाई ताकि ग्रहों के स्थिति के बारे में सही से पता चल सके। उन्होंने विदेशी खगोलीय यंत्रों का भी संस्कृत में अनुवाद कराया। जंतर मंतर भारत की एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक धरोहर का एक अद्भुत नमूना है। मूल रूप से यह एक खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत 1724 से लेकर 1725 के बीच में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। उन्होंने देश में कुल 5 जगहों पर जंतर मंतर बनवाए थे: दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। इनमें से जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है और यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं जंतर मंतर के बारे में कुछ मुख्य बातें। सबसे पहले इसका मीनिंग के बारे में हम जान लेते हैं। जंतर शब्द जो संस्कृत शब्द यंत्र से बना हुआ है, जिसका अर्थ है उपकरण या मशीन। मंत्र संस्कृत शब्द मंत्र यानी गणना से आया है, जिसका अर्थ है गणना करना। अर्थात जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ होता है वह स्थान जहाँ से यंत्रों के माध्यम से गणना की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उस समय टेलीस्कोप जैसी आधुनिक चीज़ें नहीं थी,
इसलिए महाराजा जय सिंह ने ग्रहों और सितारों की स्थिति के जानने के लिए इन विशाल पत्थरों के यंत्रों का निर्माण कराया। क्योंकि उनका मुख्य रुचि खगोल की तरफ था, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसका मुख्य रूप से कार्य क्या था? समय का सटीक पता लगाना सूर्य की रोशनी और परछाई के जरिए। दूसरा, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का अध्ययन करना। तीसरा, ग्रहण की भविष्यवाणी करना, जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारे ग्रहण लगते हैं, इसकी भविष्यवाणी इसी के माध्यम से किया जाना था। खगोलीय घटनाओं के आधार पर कैलेंडर और पंचांग का निर्माण करना। आगे हम बात करते हैं वेधशाला क्या होता है, जिसको हम ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। एक ऐसा विशिष्ट स्थान या भवन होता है जिसे खगोलीय घटनाओं और अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, अर्थात तारों और ग्रहों को देखने और उनकी गणना करने की एक प्रयोगशाला है। यह वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री निम्नलिखित कार्य करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या काम होता है उसको देख लेते हैं। नंबर 1, ग्रहों और नक्षत्रों की गति पर नज़र रखना, यह पता लगाना कि कोई ग्रह किस समय कहाँ होगा। दूसरा, समय का निर्धारण करना, प्राचीन काल में सूर्य की स्थिति से सटीक समय निकालने के लिए वेधशालाओं का उपयोग होता था। तीसरी बात, तारों का नक्शा बनाना, आकाश में मौजूद पिंडों की दूरी और दिशा का चार्ट तैयार करना। नंबर 4, मौसम और ग्रहण की भविष्यवाणी करना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मौसम के बदलावों को समझना। अर्थात आपने देखा कि वेधशाला के माध्यम से हमें पृथ्वी से संबंधित समस्त मौसमी घटनाओं और समय के तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में जानकारी मिलती है। वेधशालाएं 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राचीन वेधशाला, जो बिना दूरबीन वाले होते हैं, इसमें कोई यंत्र नहीं लगे होते हैं। इसमें यंत्र पत्थरों के बने हुए लगे होते हैं। इसमें लेंस या कांच का उपयोग नहीं होता है, बल्कि परछाई और कोण के आधार पर गणना की जाती है। दूसरा होता है आधुनिक या टेलीस्कोप वाली वेधशाला। आज की वेधशालाएं जितने भी हैं वो सभी दूरबीन या टेलीस्कोप या कंप्यूटर या आधुनिक कैमरों का उपयोग होता है। यह अक्सर ऊंचे पहाड़ों पर बनाई जाती है ताकि वहां पे प्रदूषण मुक्त रहे और बादल से दूर साफ आसमान दिख सके। तो आपने देखा कि वेधशालाएं 2 प्रकार की थी। प्राचीन वेधशाला, जिसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, जो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। दूसरा जो आधुनिक वेधशाला, जो आज के समय पे काम कर रहे हैं, जो आज के वैज्ञानिकों ने उसका निर्माण किया है। आगे देखते हैं उज्जैन की वेधशाला के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि यह हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है और उज्जैन में ही ये वेधशाला क्यों लगाया गया है इसके बारे में भी हम जानेंगे। उज्जैन वेधशाला का निर्माण आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था और यह 1719 में इसका निर्माण हुआ था। उज्जैन की वेधशाला की कुछ मुख्य खास बातें जो नीचे दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। उज्जैन की भौगोलिक महत्वपूर्ण काल से ही भारतीय खगोल विज्ञान में उज्जैन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके साथ यह भारत की ग्रीनविच माना जाता था, यानी कि प्राचीन जो खगोल के वैज्ञानिक थे या उस समय के जो प्रमुख विद्वान थे, उनका यह मानना था कि भारत की जो ग्रीनविच रेखा है वो उज्जैन से ही पास होती है। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन भारतीय भूगोलवेताओं के अनुसार शून्य देशांतर या जीरो मेरिडियन उज्जैन से होकर गुजरता है। जीवाजी वेधशाला नाम क्यों पड़ा? जो उज्जैन की वेधशाला है उसका जीवाजी नाम क्यों पड़ा है? तो देखते हैं कि इतिहास में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा जीवाजीराव
सिंधिया ने 1923 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि यह पहले 1719 में इसको महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। उसके बाद ये 1923 में जीवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया, जिसके नाम पर उज्जैन वेधशाला का जीवाजी वेधशाला नाम रख दिया गया। उज्जैन जंतर मंतर के बारे में कुछ खास बातें यह है कि यह आज भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जबकि जयपुर और दिल्ली उज्जैन जंतर मंतर से काफ़ी बड़ा है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो उज्जैन जो है वैज्ञानिक कार्यों के लिए आज भी सक्रिय है। आज भी यहाँ से हिंदू पंचांग कैलेंडर गणना के लिए किया जाता है। हर साल यहाँ तारामंडल प्रकाशित किया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवाजी वेधशाला उज्जैन के प्रमुख यंत्र के बारे में जान लेते हैं जो वहाँ पे लगाए गए हैं या जो वहाँ पे स्थापित किए गए हैं। पहला है नाड़ी बला यंत्र। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि खगोलीय पिंड उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि पृथ्वी को स्थिति गोलार्ध के बारे में पता करने के लिए हम नाड़ी बलय यंत्र के द्वारा करते हैं। दूसरा है दिग्गांश यंत्र। यह किसी तारे या ग्रह की दिशा, जिसको हम एजूमुथल कहते हैं, हम प्रोजेक्शन में भी देखे हैं। एजूमुथल मतलब होता है दिशा के अनुसार, का पता लगाने के काम में आता है। दूसरा है शंकु यंत्र। यह जमीन पर एक खंभे की परछाई के आधार पर अक्षांश लैटिट्यूड और समय का गणना करता है। नेक्स्ट है सम्राट यंत्र। यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है, जिसको हम सनडाल कहते हैं। यह आज भी लगभग 2 सेकंड की सटीकता के साथ समय बता सकता है, यानी आज के जो समय पे विश्व का टाइम जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार, और ये सम्राट यंत्र में सिर्फ 2 सेकंड का ही अंतर है। नेक्स्ट है जय प्रकाश यंत्र। इसका उपयोग सितारों की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है राम यंत्र। यह तारों की ऊंचाई मापने के काम में आता है। वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो ये स्थान न केवल पर्यटन केंद्र के लिए स्थित है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय प्राचीन खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में कितना उन्नत था। दिल्ली और जयपुर के जंतर मंतर पर्यटकों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि यह सक्रिय रूप से काम कर रहा है और यहाँ पे आए दिन हर संस्थान के बच्चे यहाँ पे विजिट कराने ले जाते हैं, जो वहाँ पे बच्चों को भ्रमण कराकर जीवाजी वेधशाला के बारे में महत्वपूर्ण वहाँ के यंत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। जीवाजी वेधशाला के कार्य यह आज भी उतने महत्वपूर्ण हैं जितने 300 साल पहले था, यानी जब इसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। उस समय के महत्वाकांक्षी के अनुसार आज भी इसका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह भारत की एकमात्र ऐसी ऐतिहासिक वेधशाला है जिसका उपयोग आज भी वैज्ञानिक और धार्मिक गणनाओं के लिए किया जाता है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? समय की सटीक गणना करना। दूसरा है हिंदू पंचांग का निर्माण करना। तीसरा है यहाँ से हर साल आधिकारिक तारामंडल प्रकाशित किया जाता है। चौथा है इसमें ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की स्थितियों के बारे में सटीक जानकारी देना। हाँ, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अयानांत और विषुव, जिसको हम सोलिस्टिस या यूक्विनोक्स कहते हैं। अयानांत जिसको हम सोलिस्टिस कहते हैं, विषुव मतलब होता है यूक्विनोक्स। अयानांत एवं विषुव की स्थिति मुख्य रूप से पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण होता है। अगर हम ये कहें कि हमारी पृथ्वी अगर सीधी होती तो क्या होता, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला है ग्रीष्म अयानांत, जिसको हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
21 जून के आसपास होता है। सूर्य की स्थिति, सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, जिसका मुख्य प्रभाव देखा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में यह साल सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। सेम इसके विपरीत देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। ऋतुओं का अगर प्रभाव देखा जाए तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है विंटर सोलिस्टिस। यह उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को होता है, जो आज ही के दिन की बात हो रही है। सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। इसका मुख्य प्रभाव यह देखा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में यह साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके कारण ऋतुओं में क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंडी पड़ती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जैसे ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी पड़ती है। अगला है विषुव इक्विनॉक्स, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वह एरिया, वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के पास होता है, इक्वेटर के पास होता है। सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा इक्वेटर पर पड़ती है। यह स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। इसका मुख्य प्रभाव यह होता है कि इस दौरान भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होती हैं। हमने आपसे पहले भी चर्चा किया कि अगर पृथ्वी की स्थिति सीधी होती, अगर वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर न झुका होता, तो इसका मुख्य प्रभाव यह होता कि पृथ्वी की हमेशा स्थिति जो होती है वो विषुव अवस्था में होती, यानी इक्विनॉक्स स्टेज पर होता है। यानी यहाँ पे हम जहाँ पे स्थित हैं वहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर जैसे हमें मौसम की महसूस होता है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो में, देखते हैं अर्थ किस प्रकार से मोशन कर रहा है। अर्थ दो टाइप के मोशन करता है। पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है रेवोल्यूशन। सबसे पहले हम रोटेशन के बारे में जानेंगे। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन कैसे करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि अर्थ के ऊपरी सिरा, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और उसका निचला सिरा, जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं, बीच में इक्वेटर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्थ अपने वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेशन कर रहा है, यानी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर ये मूव कर रहा है। इसके साथ हम अर्थ के नॉर्थ पोल से जब हम देखते हैं तो यहाँ ये दिखाई देता है कि अर्थ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यानी कि जो अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट की ओर, वो नॉर्थ पोल से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। अब देखते हैं कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम से पूरब की ओर ये मूव कर रहा है, और इसको टोटल 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका एग्जिट टाइम 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लगता है, जो हम अप्रॉक्सीमेट 24 घंटे के बराबर इसको हम पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अर्थ जो है अपने अक्ष पर रोटेशन होने में 24 घंटे का समय लिया है। अर्थात पृथ्वी का एक भाग सूर्य के सामने रहता है तो दूसरा भाग उसके सेम अपोजिट रहता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि यहाँ पे एक भाग में उजाला रहता है जो दिन रहता है, दूसरे भाग में अंधेरा होता है जो रात कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है, इस जो एक्सिस से खींचा जाता है, दिन और रात को, इन दोनों को दो भागों में अलग करती है, जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, या हम इसको कह सकते हैं एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन कह सकते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे दिन और रात को पृथ्वी को
दो भागों में बांटा जाता है, एक हिस्से में दिन और दूसरे हिस्से में रात होता है। उन दोनों के बीच का जो लाइन होती है उसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। जब हम देखते हैं कि अर्थ अपने 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है तो इसमें ये पाते हैं कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल 90 डिग्री पर न होकर 66.5 डिग्री पर होता है। यानी इसका 23.5 डिग्री झुकने पर आप देख रहे हैं कि सर्कल के पास 90 डिग्री बन रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग 23.5 डिग्री का अंतर होता है। और यह अपने 23.5 डिग्री के अंतर में आप येलो लाइन से आप देखिए और रेड लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में 23.5 डिग्री का अंतर जो आ रहा है, ये लगभग हमारे अर्थ के चारों ओर यानी सूर्य की जो परिक्रमा करता है, इसी एक्स यानी टिल्टेड होते हुए पूरा यह परिक्रमा करता है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जब करता है, रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, ये 23.5 डिग्री पे झुके हुए टिल्टेड के फॉर्म में पूरे सूर्य की परिक्रमा करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैसे अर्थ जो है सूर्य का रेवोल्यूशन कर रहा है, यानी सन का रेवोल्यूशन कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए टिल्टेड के फॉर्म में किस तरह से सन जो है किस तरह से अर्थ जो है सन के रेवोल्यूशन कर रहा है। और ये रेवोल्यूशन का जो समय अवधि है, हम इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से हमने रोटेशन को देखा कि 24 घंटे में टोटल अपने अक्ष पर एक बार में अर्थ रोटेशन हो रहा है। अब बात करते हैं रेवोल्यूशन का समय कितना लगता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पर सन का रेवोल्यूशन करने में टोटल 365 दिन अप्रॉक्सीमेट समय लेता है। अर्थात अगर हम इसको देखें तो इसमें टोटल जो समय लगता है 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेट 365 दिन के बराबर ही पढ़ते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये 6 घंटे का जो समय है ये आखिर कहाँ पे जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे कैलेंडर में एक लीप ईयर होता है और उस लीप ईयर में ये 365 दिन और 6 घंटे का जो शेष जो 6 घंटे का समय बढ़ रहा है, ये 4 साल में 6 मल्टीप्लाई 4 करें तो यहाँ पे 24 आवर्स हो जाता है, जो फरवरी के माह में इसको जोड़ा जाता है। यानी कि लीप ईयर में आप देखेंगे एक दिन अधिक होता है। अब ये आप सोचते होंगे कि ये फरवरी के माह में ही क्यों बढ़े हुए समय को ही जोड़ा जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार मार्च प्रथम महीना होता है और फरवरी अंतिम महीना होता है। तो इसी कारण फरवरी के कैलेंडर यानी फरवरी के माह में बढ़े हुए जो एक दिन का एक्स्ट्रा समय है, यानी एक दिन का जो 6 घंटे के हिसाब से समय बढ़ रहा था, उसको हम फरवरी के माह में हम जोड़ देते हैं और इस तरह से हमारा एक लीप ईयर बनता है। तो आइए हम एक और वीडियो के माध्यम से अर्थ के एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में समझते हैं। तो इस वीडियो को हम प्ले कर रहे हैं। इसमें आप देखिए अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूव कर रहा है और देख रहे हैं कि एक साइड दिन हो रहा है तो उसके एक भाग में रात हो रहा है। ये रात और दिन का सिलसिला जो चलता है, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि एक परछाई की लाइन होती है, यानी एक तरफ रात है तो दूसरे तरफ दिन है। इस रात और दिन के बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन लाइन खींची गई है, जिसको हम अर्थ का एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो रेवोल्यूशन होता है अर्थ का, उसके अकॉर्डिंग कैसे सीजन बदलते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। इसके साथ वो अपने सूर्य की परिक्रमा
1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने अक्ष पर घूमते हुए करती है। तो जब देखते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी जो है, आप देख रहे हैं कि 23 सितंबर के पास पृथ्वी की स्थिति आप देख रहे हैं इक्विनॉक्स पोजीशन पर है। उसके सेम देखा जाए तो 21 मार्च को भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की स्थिति इक्विनॉक्स यानी कि बात किया जाए विषुव अवस्था पे है, यानी इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए तो दिन और रात बराबर होता है। जबकि इसके सेम अपोजिट बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 21 जून है। 21 जून में पृथ्वी की स्थिति आप देखिए कि यहाँ तक सूर्य की पड़ने वाली प्रकाश सीधा यहाँ तक पहुँच रही है, यानी इस वाले भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है। तो ये 21 जून को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पड़ने वाली जो किरणें हैं सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इस एरिया में जो है यहाँ पे सन की लाइट बहुत कम ही पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ पे दिन छोटा होता है। इसके साथ बात किया जाए तो सेम इसके अपोजिट में आप देखेंगे कि 22 दिसंबर की बात करें, जो आज के दिन की बात है, यहाँ पे आप देखिए कि अपने अर्थ की स्थिति जो है आप देख रहे हैं कि सन की लाइट सबसे ज़्यादा जो है बात कर रहे हैं ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर आप देख रहे हैं ये वाला भाग ये सेम उसके थोड़ा सा टिल्ट में है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे धूप जो है यानी सन की लाइट जो है यहाँ पे बहुत कम पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ पे दिन की अवधि सबसे छोटी होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है इक्वेटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सन की लाइट इस भाग में पड़ रहा है, जबकि इस भाग में सबसे कम पड़ रहा है। इसलिए आज का दिन यहाँ पे सबसे छोटा दिन है और यहाँ पे आज का दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आज का दिन की अवधि टोटल कितनी है, 13 घंटे 19 मिनट का है। सेम ऐसे ही उसका ठीक अपोजिट होता है जब 21 जून को होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ती है और इस दिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिन 13 घंटे 19 मिनट का होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 10 घंटे 41 मिनट का होता है। आगे बात करते हैं, कुछ बेसिक जानकारी इससे लेते हैं हम। जैसे अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन न करे, यानी कि बात करें अपने अक्ष पर रोटेशन न करे, तो क्या होगा। पहली बात तो हम जहाँ पे स्थित हैं अगर वहाँ पे धूप है तो हमेशा वहाँ पे धूप ही रहेगा। उसके ठीक अपोजिट 180 डिग्री पीछे साइड अगर बात करें तो वहाँ पे हमेशा छाया रहेगा, यानी वहाँ पे हमेशा रात रहेगी। इसलिए सूर्य का घूमना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम 12 घंटे धूप महसूस करते हैं, सूर्य के प्रकाश को महसूस करते हैं, तो 12 घंटे हम छाया यानी रात को महसूस करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि सूर्य के सामने जो स्थित स्थान होता है वो जैसे जैसे सूर्य के सामने से गुजरता जाता है धीरे धीरे वो धूप से दूर होता जाता है और उसमें छाया धीरे धीरे पड़ने लगता है। और इसके साथ साथ ये कहें तो पृथ्वी पे हर एक स्थान पे 24 घंटे में एक बार सन की रेज पड़ती है, जिससे सभी को बराबर जो है सभी स्थानों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिससे सभी स्थानों पर जीवों और वनस्पतियों का बराबर विकास संभव हो पा रहा है। अब आगे बात करते हैं कि पृथ्वी क्या हमारी सीधी है या 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो हम देखते हैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से, देखिए कि यहाँ पे पृथ्वी जो है, पृथ्वी अगर हमारी सीधी होती तो हमारी जो है लाइन ऐसी होती पोलर, यानी कि मेरिडियन लाइन की बात किया जाए। लेकिन अगर हम देखा जाए इसमें कि पृथ्वी की स्थिति वैसे इसमें जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, जो इसका पोलर यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 23.5 डिग्री का इसमें टोटल अंतर आता है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। अब इस पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकने से सबसे बड़ा प्रभाव इसमें क्या होता है, तो आप देखे हैं पिछले डायग्राम में
कि अगर वहाँ पे दिन की अवधि किसी स्थान पे 12 घंटे हो रही है और सेम पृथ्वी जब घूमने लगती है तो उसके पीछे 12 घंटे वहाँ पे रात होती है। इसके साथ साथ ये तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो रहा है, लेकिन हम पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकने की अगर बात किया जाए, वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, तो इससे पृथ्वी के समस्त स्थानों पे देखा जाए तो वहाँ पे बराबर सन की रे जो है साल में एक बार मिलती रहती है। अगर ये पृथ्वी सीधा होता तो सन की रेस जो है हमारे अर्थ पर सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन की रेस मिलती। बाकी नदर्न हेमिस्फीयर की जो नॉर्थ पोल है, सदर्न हेमिस्फीयर का साउथ पोल है, वहाँ पे सन की रेज कभी ना पहुँच पाती, जिससे वहाँ पे हमेशा परमाफ्रॉस्ट होता, अर्थात वहाँ पे हमेशा कोल्ड डेजर्ट के रूप में देखा जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकी होने से पृथ्वी के समस्त स्थानों पे साल में एक बार सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है।